नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं 7वां चरण का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, यानी कि अभी दोस्तों अप्रैल चल रहा है और अगले महीने में इसका नोटिफिकेशन 7th फेज का लगभग आना तय है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, जो भी अभ्यर्थी 6th फेज में वंचित रह गए हैं उनका क्या कुछ चांसेस है, या फिर 7वें चरण का जो बेसब्री से 3 सालों से इंतजार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, तो उस नोटिफिकेशन पे क्या कुछ होने वाला है इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें कौन कौन सा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 6th फेज और 7th फेज में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या चेंजेस होने वाला है और कौन कौन से लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो बिल्कुल, तो दोस्तों आप लोग ने समझ लिया कि किस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और आपका भी जो भी इंक्वायरी होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उससे आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे कंपेरिजन करने वाले हैं 6th फेज और 7th फेज में। तो सबसे पहले क्या कुछ डिफरेंस है इसे समझ लेते हैं, उसके बाद में कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्म और कौन कौन सी क्राइटेरिया रहने वाली है और किसको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और किसे चांसेस ज़्यादा हैं या कम है इस बहाली में होने की। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्राथमिक शिक्षक बहाली का, जो कक्षा 1 से 8 के लिए होगा। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों जो 6th फेज की बहाली थी वो ऑफलाइन मोड में इसका फॉर्म अप्लाई किया गया था, लेकिन 7th फेज में दोस्तों ऑनलाइन मोड में इसका फॉर्म आपका अप्लाई होने वाला है। और उसके बाद में दोस्तों इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि इसमें कोई सेंट्रलाइज नहीं था। सेंट्रलाइज होने के नहीं कारण आपको कम से कम अप्रॉक्स 9,000 के आसपास नियोजन इकाइयां थी जहां पे फॉर्म अभ्यर्थियों द्वारा अप्लाई किया गया, लेकिन इस बार ये सेंट्रलाइज होगा, तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट 7th फेज वाले अभ्यर्थियों को देखने को मिल सकता है। इसमें क्या था दोस्तों कि मैनी फॉर्म्स अप्लाई करने पड़ते थे, मतलब कि जितना आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उतना फॉर्म अप्लाई कीजिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक फॉर्म अप्लाई करना होगा और उसके बाद में सेंटर वाइज तरीके से आपको पटना से ही मेरिट लिस्ट वगैरह या फिर जो भी मेगा अंक बनता है उन सब चीज़ों की सूची वहीं से ही प्रकाशित की जाएगी। अब दोस्तों इससे फायदा क्या होने वाला है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होते थे तो बहुत ज़्यादा पैसा का इन्वेस्टमेंट था। अगर 6th फेज वाले अब अगर आप अभ्यर्थियों से बात किए होंगे या फिर करते होंगे तो आप उनसे पूछिएगा, उनका बहुत ज़्यादा कोई अभ्यर्थी तो ऐसे थे मिनिमम तो 10,000 के आसपास तो किसी भी कितने भी परसेंट वाले अभ्यर्थी थे, क्योंकि डर सब के मन में था। इस वजह से दोस्तों मिनिमम 10,000 तो खर्चा हुआ है। किसी अभ्यर्थी का आप देखिएगा तो जिसका मेगा अंक कम था 50,000 60,000 भी खर्चे हो गए थे। और इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों की बहुत सारे हेवी पेजेस लगते थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी करवाना, हर नियोजन इकाई का अलग अलग नियम रोज, जहाँ जाने पर यहाँ ये डॉक्यूमेंट लगाओ, यहाँ योर कहीं एडमिट कार्ड्स वगैरह भी मांगे गए थे। लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपका लिमिट मनी खर्चा होगा, ज़्यादा सरकार फॉर्म अप्लाई करने के लिए 1,000 रुपया खर्चा मिनिमम, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं, तो पैसा भी आपको बहुत ज़्यादा सेव होने वाला है। और बहुत सारे जो फोटो कॉपी करवाने में पैसा वेस्ट होता था, फॉर्म एक जगह से दूसरे जगह, एक नियोजन इकाई से दूसरे नियोजन इकाई में जाने में दोस्तों समय की बर्बादी, और समय के बर्बादी के साथ ही साथ दोस्तों पेट्रोलिंग का खर्चा, डाक का खर्चा, बहुत ज़्यादा झंझट था। इन सभी चीज़ों से आप लोग होने वाले हैं। ये तो बातें हो गई दोस्तों, और उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं डेमोसाइन नीति पे। तो इस बार आपको जो 6th फेज था उसमें डेमोसाइन नीति नहीं था। डेमोसाइन नीति नहीं होने के कारण दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर घाटा किसी को उठाने पड़ा तो वो बिहार के अभ्यर्थियों को उठाने पड़ा। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि बिहार के जितने भी अभ्यर्थी थे वो जो जनरल सीट था उस जनरल सीट पे उत्तर प्रदेश वाले या फिर अन्य राज्य वाले जो भी काफ़ी ज़्यादा उनका मेगा अंक होते हैं, देखिएगा दोस्तों तो उनका मेगा अंक 85+ ही रहता है, उससे कम रहता नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि जनरल के लगभग 95% सीटों पे बाहर वालों का ही कब्जा हुआ, तो इससे बहुत हानि उठाना पड़ा हमारे बिहार के अभ्यर्थियों को। लेकिन दोस्तों 7th फेज में इससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है कि आपका डेमोसाइन नीति लागू होने वाला है।
लोडेमोसाइल नीति लागू होने से क्या होगा दोस्तों कि जितनी भी जनरल की सीटें थी जनरल कैटेगरी के उस पर हमारे बिहार के ही अभ्यर्थियों का चयन होगा, तो एक अच्छी खबर कही जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो पॉलिटिकल पर्सन लोग होते हैं, जो इलेक्टेड पर्सन, चाहे आप, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 3 लेवल पे इसकी बहाली होती है। पहला होता है दोस्तों आपका नगर निगम शिक्षक बनेंगे, दूसरा होता है प्रखंड शिक्षक और तीसरा होता है आपका पंचायत शिक्षक। तो इसमें जो भी पॉलिटिकल लोग होते थे और जो भी जीत के आते थे, जैसे मैं पंचायत का ले सबसे छोटा इकाई, तो वहाँ पे मुखिया जी होते थे, ब्लॉक का ले तो प्रमुख होते थे, तो उसकी भूमिका नहीं होने वाली है। तो इसकी भूमिका नहीं होने से पॉलिटिकल जो पर्सन है, इलेक्टेड जो पर्सन है, तो इससे फायदा दोस्तों आप लोगों को ये होगा कि ये जो धांधलियाँ देखने को मिलती थी वो आपको बहुत कम होगा। और साथ ही साथ सेंट्रलाइज होने से भी नियोजन इकाई की जो मनमानियां चल रही थी उस पर भी लगाम लगने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप लोगों का जो देर आ रहा है फॉर्म, लेकिन बड़ा ही दुरुस्त आ रहा है दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक चीज है, जो बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ निराशाजनक न्यूज है, लेकिन डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए एक गुड न्यूज कही जा सकती है कि इसमें डीएलएड को प्रायोरिटी मिलने वाली है। ज़्यादा चांसेस है दोस्तों कि डीएलएड को आपको प्रायोरिटी मिलने वाली है, क्योंकि आप दोस्तों छठे चरण की बात करें तो छठा चरण में क्या हुआ था कि बीएड और डीएलएड को इक्वल माना गया था, लेकिन बीच में आप लोगों ने देखा उस पर केस भी चला कि जो विभाग है, शिक्षा विभाग, उसने डीएलएड को प्राथमिकता दे दिया, जिसकी वजह से जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे उन्होंने कोर्ट का रुख अपनाया और कोर्ट ने उन्हें राहत भी दी बीएड वालों को, और फिर दोनों का हुआ। तो इसमें डीएलएड वाले अभ्यर्थी 1 to 5 के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है उनके लिए, और 1 to 5 के लिए जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन 6 to 8 में दोस्तों दोनों इक्वल होने वाले हैं और उसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका चांस कितना है। चांस से पहले हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कि 1 to 5 का मेघांक कैसे बनता है और 6 to 8 का मेघांक कैसे बनता है। तो देखिए 1 to 5 का दोस्तों होगा, इसमें आपका मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, इंटरमीडिएट आपने जो किया है उसका, प्लस में आपका जो दोस्तों बीएड या फिर डीएलएड किए हैं तो उसका आपको लगने वाला है, और साथ ही आपने अगर सीटीईटी पास किया है या फिर बीटीईटी पास किया है तो उसका वेटेज आपको दिया जाएगा। अब वेटेज कैसे दिया जाता है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो वेटेज दोस्तों ये था कि आपका अगर 90 से 105 सॉरी दोस्तों जो कैटेगरी वाइज जो आरक्षण है तो 83 प्लस में दोस्तों 105 के बीच में है तो आपका 2 अंक का वेटेज मिलता था। 105 से लेकर आपका अगर 120 है तो आपका 4 अंक का वेटेज दिया जाता था, और 120 से आपका 135 है तो दोस्तों इसका 6 अंक का वेटेज था, और 135 प्लस आपका है तो आपको 10 अंक का वेटेज मिलता था। और वेटेज क्या है दोस्तों कि अगर आपका ये तीनों को जोड़कर अगर 60% आ जाता है तो आपको सीधे 2 मिल जाएगा, यानी कि 62% हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 64, 66 और 70%। तो इसमें भी अप्लाई होने वाला है दोस्तों, इसको आपको चिंता नहीं करना है। अगर किन्हीं अभ्यर्थियों का बीटीटी या फिर सीटीईटी में अच्छा मार्क्स है तो उनको ऑब्वियसली उसको बेनिफिट मिलने वाला है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं 6 to 8 की। तो 6 to 8 में आपका सारे के सारे क्राइटेरिया यही रहेंगे, प्लस में सिर्फ यहाँ पे ये एक चीज़ जुड़ने वाला है कि जो इंटर है, इंटर के बाद में आपका जो ग्रेजुएशन होता है दोस्तों, ग्रेजुएशन का मार्क्स भी ऐड किया जाएगा। तो आप लोगों ने समझ लिया कि किस तरह से होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर देते हैं कि आपका चांसेस कितने हैं। तो देखिए चांसेस के लिए हमने जो अभी तक देखा है और उसमें बीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 6th फेज में देखा जाए तो लगभग कहीं भी देखा जाए तो 70 के आसपास, 70 के नीचे वाले अभ्यर्थियों को बहुत कम ही हुआ है दोस्तों। 70 के आसपास कटअप गया है, इससे नीचे जिनका मेघांक बन रहा है उनका बहुत कम लोगों का हुआ है या फिर हुआ ही नहीं है। वही दोस्तों EWS कैटेगरी है तो EWS कैटेगरी भी अच्छी है, EBC कैटेगरी भी अच्छी है, और SC ST कैटेगरी तो है नहीं, ऐसे जोन में है। महिला की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो महिला किसी भी कैटेगरी की हो वो सेफ जोन में है, क्योंकि आपको 50% यहाँ आरक्षण बिहार सरकार दे रही है। दोस्तों
अब एक छोटा सा डिस्कशन है, मैं आप लोगों के सामने सोच रहा हूँ कि चर्चा कर ही दूँ। इसमें अगर हो सके तो आप लोग जो महिला सीट है, महिला सीट जो भी रिक्त सीट रही हैं, तो वो महिला सीट देखने को मिला है। और क्योंकि वहाँ पे 50% आरक्षण था और 50% आरक्षण के साथ ही साथ ये पुरुष की सीट पर भी जा सकती थी, तो 75% सीटों पर महिलाओं का ही कब्जा हुआ और मात्र 25% सीटों पर ही पुरुष अभ्यर्थियों का कब्जा हुआ। तो दोस्तों सरकार को एक चाहिए कि आखिर क्यों अगर 94,000 वैकेंसी थी तो उसमें 42,000 ही अभ्यर्थी क्यों सिलेक्ट हो पाए हैं, इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए। और जो महिला आरक्षण है, महिला आरक्षण को 50% ठीक है रखिए आप, लेकिन अगर सीट महिला का रिक्त रह सकता है तो उसी कैटेगरी का पुरुष अभ्यर्थी का इस पे हो जाए तो बिहार के बहुत सारे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको होने का चांस भी बढ़ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको चांस कितना है। तो देखिए दोस्तों, चांसेस कितनी है आपकी, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका जो मार्क्स है आपने अगर 1 to 5 या 6 to 8 में, तो आपका अगर 60% आ रहा है निकाल कर, तो उसमें 20 ऐड कर लीजिए, यानी कि 80% आपका चांस है कि हो जाएगा। उसके बाद में अगर 70% है तो आपका 90% चांस है कि आपका हो जाएगा। तो आपने समझ लिया कि अब आपका चांसेस कितने हैं, अब अपने इससे मिला लीजिएगा और थोड़ा होमवर्क भी कर दीजिएगा। और जब फॉर्म अप्लाई होगा उस समय हम सूचना देंगे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इन सभी चीज़ों से इतना सारा जानकारी से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कोई भी अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।